अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद साहब रास्ते में है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में असद साहब आपके बीच में आएंगे। मैं तमाम मुस्तफाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश और जो जज्बा हमारे भाई ताहिर हुसैन साहब के लिए दिखाया है। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख तक आपका ये जोश और ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, आपको भड़काने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको खरीदने के लिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आज हिंदुस्तान की पूरी नजरें हमारी 2 इन सीटों के ऊपर लगी हुई है। एक तो उखला के ऊपर, जहां पर हमारे भाई शिफाउर रहमान साहब को मजलिस में टिकट दिया है, और दूसरा ताहिर हुसैन साहब को। यकीनन एक बड़ा कड़क फैसला मजलिस ने उठाया है। मुझे फख्र है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कि जब ये बात सामने आई कि हमारे भाई जिन्होंने अपनी आवाम के लिए रास्ते के ऊपर उतर आए और पिछले 5 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उनके लिए अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी तो कोई और खड़े रहने वाला नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है। बुरे वक्त के अंदर अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सवाल मैं यहां की आवाम से पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैं उखला की आवाम से पूछना चाहता हूं। आज उनके घर के हालात क्या है आप समझिए। मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं जो मेरे सामने है, हम यहां पर कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर कोई हंगामा बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। एक संजीदगी से हम एक बात लेकर आपके बीच में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं उतनी ही संजीदगी के साथ आप इस बात को सुनेंगे और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जहां पर मजलिस उतरी है कुछ उम्मीदवारों को लेकर। पूरे दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, लेकिन 70 में से हम चाहते तो 10 लड़ा सकते थे, 20 लड़ा सकते थे, 30 लड़ा सकते थे, कोई हमें रोक नहीं सकता था। लेकिन इस बार हमने महज 2 सीटें लड़ने का इसलिए फैसला किए कि ये 2 सीटों को आप जिताकर लेकर आइए। इंशाल्लाह 2027 के एनसीडी के अंदर हरे झंडे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर कितने लहराएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये इलेक्शन हमारा इलेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन महज ताहिर हुसैन या उनके परिवार का, उनके फैमिली का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के मुस्तकबिल का, यहाँ के पूरे आवाम की तरफ से आप अपने एक ऐसे नुमाइंदगे को हमने सामने लेकर आए हैं जो भले ही जेल के अंदर है, अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, अदालत ने उन्हें मुल्जिम करार। सारे राजनीति के अंदर दिल्ली की वजह से पीछे वाले लोगों को देखने में तकलीफ, अगर आपके कानों तक पहुंच जाने के अंदर गए, कैसे हम पूरे उस मीडिया को भी देना चाहते हैं। अगर के अंदर अगर दंगाई है तो एक बात सुन लीजिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील को असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशतगर्दों को भी बैठे हुए देखा है। कौन है? अगर वो वहां पर आरोप चार्जशीट के अंदर सबसे बड़ी जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर अगर वो बैठ सकती है तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब ताहिर हुसैन दिल्ली के विधानसभा के अंदर जाकर बैठेगा मेरे भाई, अगर आप लोगों का साथ रहा। लेकिन नहीं, हम यहां पर इकट्ठा हो गए, भीड़ आएगी, असद साहब को सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, फिर कोई एक जलसा सजेगा और यही आपको बताया जाएगा कि नहीं, यहां पर अगर वोटों का बंटवारा अगर हो गया तो फला पार्टी जीत कर आ जाएगी। आपको इस बार ये तय करना है, जलसे कितने भी हो, किसी भी पार्टी के जलसे क्यों ना हो, आपको ये बात तय करनी है कि मैं सुनूंगा सबकी, लेकिन इस बार अपने दिल की मानूंगा। और मेरा दिल कहता है कि इस बार मैं सिर्फ पतंग उड़ाऊंगा इंशाल्लाह। मैं इस बार ताहिर हुसैन के साथ खड़े रहूंगा। वरना मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आज हम
ताहिर हुसैन के लिए अगर नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, तो कल तुम्हारे लिए कौन खड़े रहने वाला है? कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला है? हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, हम कहीं पर भी कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल हो सकती है, अगर जितने दूसरे हैं उन सभी की जमानत के ऊपर सुनवाई हो सकती है, तो ताहिर और शिफा का ऐसा क्या कसूर है? अदालतों की इज्जत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। इस मुल्क के अंदर मेरे लिए अलग कानून है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग कानून है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो कानून अमित शाह के लिए है वही कानून इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून ताहिर हुसैन के लिए है, वही कानून शिफाउर रहमान के लिए है। लेकिन मेरे भाई, आज कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच पनप रही है कि नहीं, अगर मुलजिम आप लोगों में से है, हम लोगों में से है, आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर चले जाइए, आप देखिए कि वहां पर सबसे ज्यादा तादाद किसकी है। हम कतई किसी गुनहगार का साथ नहीं देंगे, लेकिन महज इल्जाम लगाकर अगर सालों साल किसी इंसान की जिंदगी सलाखों के पीछे अगर आप डाल देंगे, तो मैं सोचता हूं ताहिर हुसैन का नौजवान लड़का अपने बाप को गले लगाने के लिए कैसा तड़प रहा होगा, उसके घर वाले, उनकी बेटी, उनकी बीवी आज किस हालत में होगी, आप सोचिए। दोस्तों, मैं लाल टोपी वाले से ये कहना चाह रहा हूं, अगर नहीं सुनना है तो आप यहां से जा सकते हैं। वो हरे शर्ट वाले को निकाल के बाहर फेंकिए, बाहर फेंकिए वो हरे शर्ट वाले को। कोई नचनिया का प्रोग्राम नहीं हो रहा है यहां पे, जिस तरीके से तुम नाच रहे हो। अगर नहीं सुनना है तो यहां से बाहर हो जाइए। हो सकता है कि कुछ किराए के टट्टू तुम्हारे अंदर भी यहां पर लाकर भेजे गए हैं कि इन जलसों को खराब करना। अगर संजीदगी से नहीं सुन सकते हैं तो अपने घर में जाइए, क्योंकि चंद लौंडों की वजह से, चंद ऐसे बदतमीज लड़कों की वजह से हम इतने बड़े हमारे मिशन को हम नाकामयाब नहीं होने देंगे। अगर नाचना है तो सड़क के ऊपर जाकर नचनिया बन के नाचो, यहां पर सुनने के लिए आए हैं तो सुनो कान खोलकर। हम तुम्हारे लिए 100 से किलोमीटर दूर दिन भर अगर हम तड़प रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई हमारा यहां पर वजूद नहीं तैयार होगा। यहां पर आपकी सियासत, आपका नेता तैयार करने के लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत यहां पर आप लोग संभाले, आप लोग इसे मजबूत करें। मेरे भाई, लोगों से अब सिर्फ यही गुजारिश करने के लिए आया हूं, अगर हम इस बार अगर हम नाकामयाब हो गए तो हम पूरा हिंदुस्तान आज टुकटुकी लगाए, यहां के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि क्या करती है ये आवाम। कल ऐसा न हो कि मुझसे पूछे लोग कि आप मुस्तफाबाद गए थे और मुझे ये बोलने पर मजबूर होना पड़े कि मैंने इंसानों को तो देखा है वहां पर, लेकिन शायद उनका ज़मीर मर चुका है। ये बोलने पर हमें मजबूर मत करिए। हमें ये इलेक्शन सिर्फ एक उम्मीदवार यहां से लड़ना ऐसा नहीं है, इसको एक मूवमेंट बनाना होगा। एक मिशन के तौर के ऊपर ये इलेक्शन आपको लड़ना होगा। आपको सिर्फ वोट नहीं मांगने के लिए आए हैं, आपको हर चीज से इनका ताउन करना पड़ेगा। मैं मुस्तफाबाद के तमाम उन गयूर मुसलमानों से यह हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, इलेक्शन महज वोटों से जीते जाते हैं ऐसा नहीं है। कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर एक जज्बा है। मैंने कल की ओखला की सभा के अंदर देखा है कैसे कैसे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। यकीनन यहां पर भी हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नौजवान आए हैं जो चाहते हैं कि हमारी क़यादत खड़ी हो। क्या किसी ने उनसे पूछा कि तुम कहां रह रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां सो रहे हो? मेरे भाई, इसको एक मिशन बनाना होगा। हर रोज आपको ये अपने दौर के ऊपर ये ताउन करना होगा, ये पूछना होगा
कि कौन सा लड़का बिहार से आया है, महाराष्ट्र से आया है, झारखंड से आया है। क्यों आए हैं? सिर्फ हमारी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए। दोस्तों, हमारे को खत्म करने के लिए आज सारी सियासी बातें एक साथ मिलकर आ गई है। कैसे कैसे इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी चट्टान की तरह हम खड़े हैं। हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं, ये मजलिस आई तो इसका फायदा भाजपा को होगा। 2 सीटें, अरे 68 सीटें बची है, तुम सभी की सभी सीटें जीत जाओ। लेकिन हम चाहते हैं उन 68 में बोलने की कितनी हिम्मत होगी हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे 2 शेर अगर विधानसभा के अंदर चले जाएंगे तो 68 के ऊपर भारी रहेंगे। कितनी तादाद है मैंने नहीं रखी है, कितने लोग जा रहे हैं, सिर्फ सरों को गिना नहीं जाता है। बोलने वाले, हिम्मत से डट कर खड़े रहने वाले, आंख में आंख डालकर सवाल करने वाले लोगों की आज जरूरत है। 2 लोग क्या कर सकते हैं? कभी जाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछो कि 2 लोग क्या कर सकते हैं। असद साहब अकेले थे, लेकिन आपकी दुआओं की बदौलत इम्तियाज जलील तुम्हारे ये भाई को भी मौका मिला असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू जाकर बैठने का। 5 साल ये शर्फ हासिल हुआ। पहले ही दिन से असद भाई ने एक मंत्र दे दिए थे कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो इस बात की कि जो सच है तो सच बोलो, गलत है तो गलत बोलो। मेरे कान में उन्होंने एक मंत्र फूका था, एक मंत्र उन्होंने मुझे बताया था कि इतिहास जो है वो दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसीलिए जब हमने बोलने की शुरुआत की थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब पहली तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह साहब सामने बैठे हुए थे। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बाजू वाले एमपी से पूछ रहे थे ये कौन आ गया। तो हो सकता है उन्होंने बोले होंगे कि साहब पहले अपन एक शेरवानी से परेशान थे, अब ये दूसरा भी आ गया है, ये भी बहुत बोलता है। मेरे भाई, अगर आज मैं आप लोगों से ये